वज़ीर ख़ारजा ने आज सऊदी हम मनसब के साथ भी बात की है, मिस्री वज़ीर ख़ारजा के साथ भी उनकी बात हुई है, उस तमाम इस अमल में है। अब ये जो ममालिक पहले 4 वज़ीर ख़ारजा थे पाकिस्तान में मौजूद, बात भी हुई, उसके बाद इनका रोल आप किस तरह से देख रहे हैं अगले आने वाली अगर बातचीत का आगाज़ होता है? जी मुनीर अकरम साहब, आपको सर आवाज़ आ रही? जी 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 बिल्कुल। मैं आपसे सवाल कर रहा था कि चारों वज़ीर ख़ारजा की इस अमल से पहले पाकिस्तान में बात हुई, मुलाकात हुई, आज वज़ीर ख़ारजा ने भी दोनों हम मनसबों से बात की है, सऊदीया में भी, इजिप्ट में भी। अगले आने वाले वक्त में इन ममालिक का कितना रोल आप देख रहे हैं कि अगर बातचीत दोबारा अगला मरहला शुरू होता है तो? जी, ये मेरे ख्याल में हमने बहुत समझदारी की कि ये बड़े मुल्क हैं जो खित्ते के, उन सबको हमने शामिल किया। ये हमारी जो मीडिएटरी एफर्ट्स थी इसमें शामिल किया, क्योंकि साथ में चारों मुल्कों का वजन काफ़ी है। तो जो कुछ भी बात पोजीशन वो लेते हैं उसको दुनिया को देखना होता है, जो पार्टीज हैं दोनों को समझना होता है कि ये पोजीशन ना सिर्फ पाकिस्तान की है पर दूसरे बड़े ममालिक हैं उनकी भी यही पोजीशन है। और सब में जो अहम हमने बात की वो हमने चीन जाकर, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चीन जाकर वहाँ चीन की भी इसमें हिमायत ली है और चीन ने बहुत अहम रोल प्ले किया है ईरानियों के साथ इस सीज फायर को मनवाने के लिए। तो ये अच्छा होगा, हमने ये कोऑर्डिनेशन रखना है इन मुल्कों के साथ और इनके साथ ही हमने चलना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत होगी हमें पूरी इनके पॉलिटिकल वजन की। बिल्कुल। और अगली अगर बातचीत और ये चीज़ें होती हैं तो मार्शल साहब, ईरान के पास क्या कार्ड्स हैं अभी आप समझते हैं, और अमेरिका के पास क्या कार्ड्स होंगे जो अगला कोई दौर शुरू होता है जब भी और बातचीत का, मुज़ाकरात का? देखिए, ईरान जो है ना, क्या कहते हैं उसको, इस जंग के दौरान इस चीज का अंदाजा हो गया है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो है वो एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड उसके हाथ में आ गया है। जंग से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुली हुई थी और वहां जो शिपिंग हो रही थी वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हो रही थी। लेकिन जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुई तो पूरी दुनिया जो है वो एक रिसेशन में चली गई और एक इकोनॉमिक मेल्टडाउन की तरफ दुनिया ने बढ़ना शुरू कर दिया। जो अब ईरान को यह अंदाजा हो गया है कि अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करता है या उसको बंद रखता है तो वो अमेरिका को मजबूर कर सकता है कि वो उसके साथ नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठे और उसकी कुछ बातों को माने। सो ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बहुत बड़ा वाइल्ड कार्ड है। जहां तक अमेरिका का है, अमेरिका इज द सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। अगर वो चाहें तो वो वाकई, क्या कहते हैं, ईरान में बहुत ज्यादा तबाही फैला सकते हैं, लेकिन उनके अंदर अभी तक ये हिम्मत पैदा नहीं हो रही कि वो जो है ना बूट्स ऑन ग्राउंड करें। क्योंकि आप एयरफोर्स से जमीन के ऊपर तबाही तो फैला सकते हैं, लेकिन आप जमीन पे कब्जा उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक आप बूट्स ऑन ग्राउंड ना करें। और ये मेरा ख्याल है कि इस वक्त इस कोलिशन की सबसे बड़ी वीकनेस है। दूसरा, मैं एक बात और आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि जब अब ये जंग खत्म होगी और पीस अकॉर्ड होगा तो हमें सबसे पहले एक गारंटर को ढूंढना पड़ेगा जो इस इलाके में पीस डील की गारंटी करवाए। और गारंटी अमेरिका या ईरान से नहीं होगी, पीस डील की गारंटी करवानी पड़ेगी इजराइल से कि वो हर चीज को, यानी कि जो भी नुकात है पीस डील के, उनको फॉलो करे। नंबर 2, जो गल्फ कंट्रीज हैं जहां एक मेजर पैराडाइम शिफ्ट आएगा, क्योंकि अब वो जो 2 मिथ्स थी जो पिछले 45 साल से इस इलाके में फैलाई गई थी, एक ये कि अमेरिका, अगर आप अमेरिकन कैंप में होते हैं और आप अमेरिकन असलाह खरीदेंगे तो आप अमेरिकन अम्ब्रेला के नीचे आ जाएंगे और हमेशा आप जो है हर किस्म की बुराई से या हमले से बच सकेंगे। दूसरा जो मिथ थी वो ये थी कि इजराइल जो है वो इनडिस्ट्रक्टिबल और इनडिफीटेबल है और अरब मिलकर भी चाहें तो उसको बीट नहीं कर सकते। इसलिए आप देखें कि वो लोग ज़हनी तौर पे इजराइल से दबते थे।
लेकिन इन 40 दिन की जंग के बाद ये दोनों मिथ्स टूट गई हैं और अब आगे जो एक सिक्योरिटी पैराडाइम बनेगा उसमें मैं पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल देख रहा हूं। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरेबिया, यही वो 4 कंट्रीज हैं जिनकी फोर्सेस बड़ी स्ट्रांग हैं और वो मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा करके इस पूरे इलाके को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि गल्फ जो है वो अमेरिकन कैंप से निकल जाएगा, नहीं, ये ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक नया जो है ना स्टेबलाइजर इस इलाके में आएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली दैट स्टेबिलिटी वुड बी लेड बाय पाकिस्तान। मैं आखिर में जी जानना चाहूँगा, अभी एक गारंटर के हवाले से बात की, 2 गारंटर, एक तो इस पीस के लिए गारंटर की बात है मुनीर अकरम साहब, दूसरा क्या इजराइल की अमेरिका गारंटी दे सकता है कि वो किसी किस्म की इस किस्म जो है स्पॉइलर का रोल ना अदा करे? ये देखें, इजराइल को काबू करना तो सिर्फ अमेरिका कर सकता है और ट्रंप साहब कर सकते हैं। इजराइल में जो शैतान है वो है नेतन्याहू और उसके जो इर्द गिर्द जो उनके एक्सट्रीमिस्ट मिनिस्टर्स जो हैं उनके, उनकी सब ये फितना वहां से आया है। अगर जंग बंदी हो जाती है तो मेरे नजर में नेतन्याहू साहब को कोर्ट केसेस का फेस करना होगा, शायद जेल में चले जाएं, और ऊपर से इलेक्शन की भी इम्कान है और इलेक्शन में भी उनकी अपोजिशन पार्टी है वो ज्यादा मजबूत है और शायद वो इलेक्शन हार जाएं। तो जब अगर नेतन्याहू निकल जाते हैं और उनका ये ग्रेटर इजराइल का जो मॉडल है ये रद्द हो जाता है तो फिर अमन आने के इम्कान बढ़ जाएंगे। ये तो एक बात हुई। दूसरी तरफ से जो ईरान चाहता है कि सिक्योरिटी एश्योरेंसेस की जो बात कर रहा है वो सिक्योरिटी एश्योरेंसेस उसको जो दूसरी बड़ी ताकतें हैं वो भी अगर शामिल होती हैं इसमें तो उनकी भी गारंटी बहुत अहम होगी। अब उनकी रूस और चीन की गारंटी कैसे आएगी, वो मेरे ख्याल में एक मल्टीलैटरल गारंटी होनी होगी और मेरी नजर में सब में बेहतर होगा कि जब ये मुआहदा हो इसको सलामती काउंसिल में ले जाकर वहां से अप्रूव करवाएं और उसमें एक्सप्लिसिट गारंटीज हों अमेरिका की, चीन की, रूस की कि ये मुआहदा पे हम अमल करने के लिए हम इन्फोर्समेंट एक्शन लेने के लिए तैयार होंगे। बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम पॉइंट आपने बताया कि अगर ये चीज़ें आगे तो ये मल्टीलैटरल किस्म की गारंटी की ज़रूरत होगी, लेकिन इजराइल को रोकने का अमेरिका का जो फॉर्मूला है वो देखते हैं कि अगले आने वाले वक्त में क्या होगा, क्योंकि लेबनान पर तो उन्होंने फिर से दोबारा से हमले भी शुरू